माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर हमने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें से आज एक और चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो है चैप्टर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, और उसका साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन और उनके लेखक है मोहन राकेश। यहाँ पर यात्रा वर्णन यानी किसी जगह पर आप घूमने के लिए जाते हो और उस यात्रा का वर्णन करते हो, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लेखक ने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जो गुलमर्ग आपको पता है कि हिमालय की वादियों में आया हुआ जो गुलमर्ग है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। जब आप 7 में थे तो आपने डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो चैप्टर है वो पढ़ा था, और उसमें उन्होंने प्रयोगशाला गुलमर्ग के अंदर खोली थी। तो उस गुलमर्ग के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी गुलमर्ग की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। तो यहाँ पर जो यात्रा वर्णन किया गया है वो परिवेश में से किया गया है। तो यहाँ हम लेखक का परिचय देखते हैं। जन्म सन 1925, निधन सन 1972 में। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, यानी उनके पिताजी वकील थे लेकिन लेखक को साहित्य लिखना बहुत अच्छा लगता था। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात पीएचडी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदि कहानियां इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। यहाँ पर कहा गया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश में से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है, यानी ये जो चैप्टर है यात्रा वर्णन है उसके अंदर गुलमर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर लेखक जब गुलमर्ग गए थे तब उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। जिस तरह से आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हो और कहा जाए कि उस जगह का आपको वर्णन करना है, तो यहाँ पर भी इस तरह से लेखक ने उस जगह का वर्णन किया है। तो उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पर शब्दार्थ भी देखते हैं। उदासीन का मतलब है अनमना। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती है जिसको आप एक बार देखो तो आप चौंक जाते हो कि इस जगह पर ऐसा है, लेकिन जब उस जगह को आप जानने लगते हो तब आपको उस जगह से कुछ अच्छा नहीं लगता, यानी आपके मन को उतनी पसंद नहीं आती। अनमना यानी उदासीनता, आपको वहाँ पर उस जगह पर उदासीनता मालूम होती, यानी आपके मन को उतनी वह अच्छी नहीं लगती। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, यानी लेखक कहते लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। गुलमर्ग को आप एक बार देखोगे तो उसे बार बार जानने का प्रयत्न करोगे। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यानी यहाँ पर लेखक गुलमर्ग के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेखक कहते थे कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तब मुझे उसमें कुछ ऐसी बातें देखने को नहीं मिली। मुझे सिर्फ यहाँ पर खुला सपाट मैदान दिखाई दिया और सिर्फ घने घने वृक्ष वहाँ पर दिखाई दिए, सिर्फ बस मुझे यही देखने को मिला था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि, यहाँ पर लेखक कहते हैं एहसास का मतलब है अनुभव। एहसास का मतलब अनुभव। लेखक कहते हैं कि वहां पर महीनों रहने के बाद मुझे यह अनुभव हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया।
उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। यानी जब लेखक पहली बार देखा उन्होंने गुलमर्ग, तो ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं, यानी सपाट मैदान है, घने वृक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के लायक कुछ नहीं है। लेकिन फिर उनको जब वो महीनों तक वहाँ पर रहे, तब उन्हें पता चला कि गुलमर्ग को पहली बार तो क्या कभी भी पूरा नहीं देखा जा सकता। यानी आप जितना भी उसे जानने का प्रयत्न करोगे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रकृतियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी हर वक्त आपको नया गुलमर्ग देखने को मिलेगा। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्तियों की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। यहाँ पर आत्मीयता का मतलब है अपनापन। आत्मीयता का मतलब है अपनापन। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसके कारण जब लोग वहाँ पर धीरे धीरे रहते हैं, तब उस जगह से अपनापन जुड़ जाता है और उस सपाट मैदान का एक हिस्सा मानने लगते हैं। कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे में अपने में समाया सा लगता है। यानी लेखक उस जगह का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो गुलमर्ग है वहाँ पर कांपती तितलियाँ, बहुत सारी तितलियाँ देखने को मिलती है, बादल होते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, बर्फ वर्षा भी होती है और चमकती पहाड़ियाँ, बर्फ से घिरी हुई जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और दूसरी तरफ पूरा विस्तार जिसे में स्वयं भी रहता हो, यानी जहाँ पर स्वयं गुलमर्ग रहता है उसको अपने अंदर समाया हुआ सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप, सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग में चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस गुलमर्ग के अंदर जो संध्या होती है, जो सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, उसकी अलग ही प्रकृति आपको देखने को मिलती है। उस वक्त दोनों वक्त घना कोहरा छाया रहता है, यानी वहाँ पर धुंधले जो कोहरा होता है वो छाया रहता है और उसकी जो पीली पीली धूप, उस कोहरे में से जो पीली धूप निकलती है उसका नज़ारा भी कुछ अलग होता है। तो उससे जब भी कोई व्यक्ति गुलमर्ग से निकलता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर का कोई हिस्सा वहाँ पर छूट गया हो। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में। यहाँ पर कहते हैं कि गुलमर्ग के अंदर सपने जो फूल बनकर खिलते हैं, तो उसका मतलब है यह दृश्य इस वक्त का, संध्या के वक्त का यह दृश्य है कि जिसमें कोई पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है, यानी शाम से ही उस पहाड़ों पर जो कोहरा छाने लगता है उसकी बात है कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं, यानी जो हमारे सपने हैं वो फूल बनकर अलग अलग प्रकृति का जो दृश्य है वहाँ पर उत्पन्न होता है। और हरियाली के आर पार, यानी जो संध्या का कोहरा है उस कोहरे के आर पार भी लाल लाल छतों पर फूल दिखाई देते हैं। आंखें मुक्त होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, यानी आंखें मुक्त यानी बंद होकर, मुक्त होकर उसे देखती रहती है और उसमें अलग अलग नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। यहाँ पर मुक्त का मतलब है मोहित, मुक्त का मतलब है मोहित, यानी आंखों से मुक्त होकर, मोहित होकर उसको देखते हैं और नए नए रंग पर आते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। यहाँ पर कोपले का मतलब है नई पत्ती, कोपले का मतलब है नई पत्ती। यहाँ पर नई नई कोपलें फूट आती है, यानी वातावरण के अंदर हरियाली इस तरह से छा जाती है कि उसके अंदर नई नई जो पत्तियां हैं वो उगाती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोचक की सृष्टि होती है, यानी हर वक्त नया नया प्रकृति वहाँ पर दिखाई देती है। बादलों में पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। पोर्टिको का मतलब है बरामदा। पोर्टिको
पोर्टिको का मतलब है बरामदा के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। यानी जिस तरह ऐसा लगता है कि बादलों के नीचे, यानी बादलों के नीचे जो पोर्टिको यानी जो बरामदा यानी जो हम घास के अंदर बैठते हैं, तो यहाँ पर जो हरी हरी घास है उस पर बैठकर वो इसका नज़ारा देख रहे, बादलों को देख रहे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। यानी दूर दूर तक सैलानी यानी जो यात्रा करने के लिए वहां पर आए हैं वो घोड़े पर बैठे हुए नजर आते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ जहाँ चिपके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। यानी यहाँ पर रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ चिपके, यानी इसका मतलब है कि जो सैलानियाँ वहाँ पर आए हुए हैं वो हरी हरी घास पर रंगीन कपड़े पहनकर बैठे हुए, तो ऐसा लगता है कि अलग अलग रंग के बिंदु जहाँ तहाँ चिपके हुए हैं और सहसा अचानक नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें गिरने लगती। यानी उस वक्त से बारिश शुरू हो जाती है। रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। यानी मैंने आपको बताया कि हरी हरी घास पर जो यात्री आए हुए हैं, जो हरी हरी घास पर बैठे हुए रंगीन कपड़े पहनकर, तो ऐसे लगता है कि रंगीन जो फूल है वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर जब बारिश शुरू होती है तो वो रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, यानी सिमट जाता है। यानी वहाँ पर जो सैलानियाँ बैठे हुए थे वो वहाँ से उठकर अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि जो सैलानियाँ बैठे हुए थे, बारिश आने के कारण वो सब लोग सही जगह पर, यानी सतत जो जिस जगह से आए थे उस जगह पर, जिस पर होटल पर जहाँ पर रुके हैं वहाँ पर चले जाते हैं। और वहाँ पर जो हरियाली का सपना कुहासे के फूल में, कुहासे का मतलब है कोबरा, कुहासे का मतलब है कोबरा, यानी जो कोबरा जो दिखाई देता है उस कोबरे के कारण वहाँ पर सब कुछ सुनसान हो जाता है और जो रास्ता है वो सुरमई आभा ओढ़ लेता है। यानी वहाँ पर सैलानियाँ नहीं होती तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, यानी कोहरे के कारण चारों तरफ सब कुछ धुंधला ही धुंधला दिखाई देता है। और बेबस होकर फैली पगडंडियाँ, यानी यहाँ पर बेबस होकर फैली पगडंडियाँ दिखाई देती है कि पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी। यानी यहाँ पर जो पतली पतली नरम बाहें का मतलब है जो पगडंडियाँ बनी हुई है उसकी बात है, क्योंकि बारिश के कारण जो सारे सैलानियाँ यानी जो यात्री हैं वो सब लोग सही जगह पर चले गए हैं, वहाँ पर नहीं है, इसलिए उसकी जो पतली पतली नरम बाहें हैं वो फैली हुई है। जब तक बादल बरसेंगे तब तक ये ऐसे ही फैली रहेगी। ऐसे ही कोमल विस्मृत होकर निढाल, यहाँ पर विस्मृत का मतलब है अस्मरणीय और निढाल का मतलब है थका हारा। यानी इसी तरह से वो अस्मरणीय यानी देखने लायक जो जगह है वो इसी तरह थका की हारी अपनी बाहें फैलाकर बैठी रहेगी। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। यहाँ पर लेखक कहते कि जब सूरज चमकेगा तो फूल में से नए सपने जन्मेगी। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। यानी जब बारिश रुक जाएगी और बादल बिखर जाएंगे तब आकाश के अंदर उसी बादल के नन्हे नन्हे द्वीप आकाश में दिखाई देगी। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। रेवड़ का मतलब है समूह, रेवड़ का मतलब है समूह, यानी भेड़ और बकरियों के जो समूह है वो पगडंडियों पर दिखाई देगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीक होगा। यानी तब ऐसा लगेगा कि जो दिन है वो रात की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि दिन में वहाँ पर चहल पहल रहती है और रात होते ही वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वो खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल होती है। वाचाल का मतलब है बातूनी, वाचाल का मतलब बातूनी, यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो दिन के समय जो चहल पहल रहती है तो शाम आते ही वहाँ पर सब कुछ खामोश हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है।
गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। यहाँ पर लेखक जो हमारा शीर्षक है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यहाँ पर उसकी बात की गई है कि लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग की वो एक रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। यानी लेखक जो है होटल की जो खिड़की है वहाँ पर खड़े थे और उनको ऐसा लगता था क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई पर जो होटल होने के कारण जो बादल है वो उनकी खिड़की के सामने से ही उनको ऐसा लगता था कि वो आकर उनकी उनकी खिड़की से उनके कमरे में आ जाएगा। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। यानी लेखक कहते कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो मुझ तक मेरे पास आएगा और मुझे अपने में समा लेगा। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। यानी बरसती घटा, जब बारिश होती है उसमें भीगने का जो सुख होता है वो मैंने बहुत कम जाना है। यानी बारिश में मैं बहुत कम भीगा हुआ। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। यानी वो कहते हैं कि घटा ऊपर से गिर कर आए और जो व्यक्ति है वो बड़ा होने के कारण छोटा हो जाता है, क्योंकि जो घटा होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, वहां पर वो व्यक्ति छोटा दिखाई देता है। तो वो बहुत बड़ी बात है, वो स्थिति एक अलग प्रकार की स्थिति वहां पर दिखाई देती है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। आ आ आ। यानी कई बार ऐसा होता है कि घटा जो बरसती है तो व्यक्ति नीचे होता है जो छोटा होता है और घटा ऊपर से बरसती है। लेकिन इस बार क्या था, इस बार लेखक खिड़की से, घटा उसके सामने ही थी, यानी जो बादल था वो उनके सामने था और वो उन्हें बुला रहे थे कि खिड़की के अंदर आ आ आ। मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। यानी लेखक कहते हैं कि मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर गिरना चाहता हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हवा तेज थी मगर जो बादल थी, जो घटा थी, वो तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। हालांकि का मतलब है अदबी। हालांकि इसका मतलब है अदबी। अदबी तूफान बहुत तेज उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिसमें धरती और आकाश की सिराएं कांप रही थी। यानी आपको पता है कि जब बिजली होती है तब सारी जो चीजें होती है वो कांपती है। कड़कती बिजली को हम भी कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ पर धरती और आकाश कांप रहा हो, ऐसा यहाँ पर लेखक ने बताया है। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कूदती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। कूदती थी यानी जो गर्जना होती थी उसके कारण जो बिजली गर्जना के साथ जब खिड़की से अंदर आती थी तो सामने वाली दीवार पर जो सारी चित्रें थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, यानी नंगा कर जाती थी। उसका मतलब है स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। यानी लेखक खुश थे कि जो बादल है जो वो खिड़की से अंदर आएगा और मुझ पर बरसेगा और बिजली मुझ पर टूटेगी। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। यहाँ पर लेखक बाहें फैलाए खड़े हुए थे। वो चाहते थे कि वो घटा जो बादल है वो अंदर खिड़की से अंदर आए और लेखक को अपने अंदर भिगा दे। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हवा रुक जाती है और उस हवा के रुकने के कारण जो तूफान है वो भी रुक जाता है और ठिठक गया, यानी वहां पर ही वह रुक जाता है और जिसके कारण ऐसा महसूस होता है कि पक्षी आसमान में उड़ रहा है और अचानक उसके पंख कट जाते हैं जिसके कारण वो दम तोड़ने लगता है और नीचे आकर गिर जाता है। ऐसा यहाँ पर लेखक को महसूस होता है। दम तोड़ना का मतलब है मर जाना। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हवा रुक जाने से तूफान भी रुक जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है जो पक्षी हवा में उड़ रहा है और अचानक उसके पंख कटने के कारण वो नीचे आकर गिर जाता है, तो लेखक को भी ऐसा महसूस होता है क्योंकि हवा के रुक जाने के कारण जो लेखक ऊंचे आसमान में ऊंचे सपनों में पहुंच गए थे उनको भी अचानक धरती पर आना पड़ गया था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। यहाँ पर जोम का मतलब है जोर।
जोम का मतलब जोर, यानी तूफान का जो जोर है वो थम जाता है और उसके साथ लेखक की यादों यानी जो सपनों का जोर था वो भी वहां पर उतर जाता है। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर लेखक पहले कहते हैं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर बाद में वो लेखक कहते हैं कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सकता। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं, यानी कई बार आप यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि जीवन में कभी कभी आते हैं, हर वक्त नहीं आते। आप कभी भी किसी जगह पर बार बार जाओगे तो वही जो क्षण है वो बार बार दोहराया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो कभी कभी भी वो क्षण आपके जीवन में आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, यानी लेखक कहते हैं कि ऐसे जो क्षण है वो गुलमर्ग में रहने वाले लोगों के जीवन में हर एक किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है, वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? यानी लेखक कहते हैं कि जो प्रकृति का सौंदर्य है उसके कारण ही व्यक्ति को वो उनकी तरफ खींचता है, क्योंकि गुलमर्ग में व्यक्ति बार बार जाना चाहता है। वाकई वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ सपाट मैदान है। वहां पर गोल्फ खेलने वाले जो यात्री है वो गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेखक ये नहीं कहते कि वहां पर सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही वो लोग जाते हैं, लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि व्यक्ति को वहां पर बार बार जाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उसका बहुत अच्छे तरह से प्राकृतिक वर्णन जो लेखक ने किया है उसको हमने पढ़ने का समझने का प्रयत्न किया और आपको आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।